ओके सो बताओ, डाउट्स बताओ। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसमें कुछ और है तो बताओ, ट्राई करते हैं। So 64. 64। अच्छा, ये जो स्क्रीन पे है वही। सो कंसिडर द प्रोबेबिलिटी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डाउट वही लोग पूछना, ये अभी नहीं, कभी भी जिन्होंने ट्राई किया है पहले, बिना ट्राई के डाउट मत पूछना, ठीक है। सो अगर तुमने सॉल्व किए हैं, तुमसे नहीं हुए हैं, फिर पूछो। ये नहीं कि देखे पहली बार देख रहे हैं सर यही डाउट है मेरा, पहले ट्राई करो, नहीं हो तब पूछो। तो कंसिडर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस, जहां x माइनस थीटा मॉड लेस देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है, जीरो अदरवाइज। तो फाइंड द मीडियन एंड वेरिएंस ऑफ x, यही ना। सो क्या दिक्कत है इसमें, अगर इसको ओपन करोगे तो इसमें क्या दिक्कत। मैंने इसमें मॉड ऑफ x माइनस थीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर को t कंसीडर किया था, फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया था। हाँ, तो इसको तुम अगर खोलोगे तो क्या बनेगा वो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, सपोर्ट ही है ना, इसको खोल भी सकते हो तुम, अगर सपोर्ट जैसे कैसे भी कर लो, बात वही है। सो मुझे मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। सो अगर तुम इसका सीडीएफ निकाल पाओगे, सो दिस इज इक्वल टू हाफ कर दो, और जो x की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी मीडियन होगी, यही ना। तो सीडीएफ कैसे निकालते हैं इसको, तुम अगर ब्रेक करोगे, x माइनस थीटा लेस देन अल्फा स्क्वायर मोर देन इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो गई सर जी। सर सीडीएफ निकालना जरूरी है क्या? क्योंकि इसमें तो हम वैसे करते हैं ना, ऐसे x तक इंटीग्रेट करते हैं कि वहां तक हमें हाफ मिल जाए, जी तो इसको डायरेक्ट ही हम ऐसे x तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ, तो वही तो सीडीएफ है भाई, तुम सीधा वहां से कर दो, क्या ही फर्क, वही तो सीडीएफ ही तो निकाल रहे हो डायरेक्टली। जो तुम, अब मैं इसी को ऐसे लिखूँ मैं, कि जो भी लेफ्ट हैंड पॉइंट है ये क्या है, सीडीएफ क्या होता है, जहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से x तक एफ टी डी टी इज इक्वल टू हाफ। तो यही तो सीडीएफ है जो तुम कह रहे हो, क्या है सीडीएफ ही तो है वो, जो तुम कह रहे हो, बात तो बराबर ही है, वही सीडीएफ है। हाँ सर। तो तुम ऐसे कर लो, बात तो बराबर, सीडीएफ की डेफिनेशन है, तो उसको ऐसे कर लो, सीडीएफ निकाल के पुट करो, या डायरेक्टली तुम करते जाओ, करना तो वही है, सीडीएफ में वही करना है, यहाँ वही करना, करना तो वही इंटीग्रेट ही है पीडीएफ को, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करो। देखो लोएस्ट पॉइंट क्या है, थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से लेके, ये माइनस मीटर लिखने के लिए है, लेकिन हम वो वैल्यू पुट करेंगे जहाँ से सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है। सो थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से लेके एक्स तक, ठीक। तो कर दो इसको, तो इसमें क्या सीरियल निकालने में दिक्कत है, हाँ दिक्कत है। इसमें मॉड भी तो खोलना पड़ेगा सर, ये हम देखें। तो मुझे ये बताओ, तुम मॉड, क्या तुमने कभी इस तरह क्वेश्चन नहीं कि मॉड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देख लेंगे सर कहाँ नेगेटिव है और कहाँ पॉजिटिव। हाँ, तो तुमने ट्राई किया, तुम्हें पहले मीडियम की डेफिनेशन पता थी पहले। यस ये तो पता है। हाँ, तो जब पता है, तुमने सीरीएफ निकाला, डायरेक्टली इसको पुट किया हाफ के, तो कहाँ दिक्कत आई। माइनस थीटा को y लेट ऑफ मॉड x माइनस थीटा को y देन डिफरेंशिएट कर y का dx निकाल के तो हम कर सकते हैं। किसको डिफरेंशिएट करके, मॉड x माइनस थीटा इक्वल्स टू y, हाँ 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 देन एक पीडीएफ। हाँ, ठीक है।
लग रहा है तुम लोगों ने ट्राई किया है क्वेश्चन जिसका भी डाउट है, तो अभी स्क्रीन पे दिखा तुमने पूछ लिया ऐसे ही, या तो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस पर दिख नहीं रहा मुझे। एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, आई थिंक थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से, थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से लेके कहाँ तक, एक्स तक। दिस इज इक्वल टू क्या, हाफ, ये हाफ। तो यहां से इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, अब तुम्हारे पास जो भी पीडीएफ है वो पुट कर लो, अब इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। अब क्या दिक्कत है इसमें, सो यहाँ से अगर अब तुम्हें ऐसे करके इक्वल रखते चलना है तो बात बराबर है, या पहले फाइंड करके इक्वल रख लो, बात बराबर है। सो ये सीडीएफ ही है, ठीक है। तो 1/अल्फा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो इसको ऐसे ही रख दो, तो x की लिमिट हो गई थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से x तक। अब माइनस 1/अल्फा स्क्वायर यहाँ भी है, थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से x तक, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस यूज हो गया है, तो जस्ट माइनस, तो माइनस बाहर है, तो जस्ट x माइनस थीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर dx, ठीक है ना। देखो सो ये 1/अल्फा स्क्वायर यहाँ भी है, ये स्क्वायर यहाँ भी है, तो हमने बस इसको बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन 1 का, फिर इसका दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इस पे और इस पे। अब आप बताइए मुझे कि यहां से अब ये इंटीग्रेट कैसे होगा, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, x माइनस थीटा किस पॉइंट, 0 पे 0 है, तो इसको ब्रेक कर देंगे, थीटा में, हाँ अच्छा टर्निंग पॉइंट थीटा, हाँ, तो थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से थीटा तक, फिर थीटा से x तक, क्योंकि x तो इंटीग्रेट कर, अच्छा x यहाँ लिखने के बजाय मैं t लिखना चाहिए था, क्योंकि मैं t लिख रहा हूँ वेरिएबल में, सो ताकि इंटीग्रेट कर सको, यहाँ भी t लिखो, dt t लिखो, ताकि लिमिट में तुम्हें x दिखे। सो इस तरह से मुझे ये समझ में तुम्हें डाउट कहाँ, इसमें कुछ दिख मुझे आ नहीं, इंटीग्रेशन तुम्हें आता ही है, तो इसमें कहाँ डाउट है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर, ये पहली वाली वैल्यू हो गई, और माइनस 1/अल्फा स्क्वायर, इसको भी बाहर निकाल लो, तो 1/अल्फा की पावर 4 हो जाएगी, माइनस 1/अल्फा की पावर 4, इंटीग्रेट कर लो इसको। सो अभी है थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से थीटा, और एक और लिमिट लिख लो, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, एक और लिमिट लिख लो यहाँ पे, माइनस में 1/अल्फा की पावर 4 थीटा टू एक्स, क्योंकि ऐसा हमने, क्योंकि जो मॉड यहाँ पे है मॉड टी माइनस थीटा डी टी, यहाँ भी है मॉड टी माइनस थीटा डी टी, तो हमने देखा ये जो मॉड टी माइनस थीटा है, पहले इंटीग्रेशन से पहले आपको मॉड को हटाना पड़ता है, तो मॉड हटेगा कैसे, सो जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है टी माइनस, उसके हमने ब्रेक कर दिया उसको, ठीक है, तो इक्वल टू हो गया हाफ, ठीक, ये है हाफ। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सो ये है x माइनस थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर होल अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस, उसको ब्रेक कर लो। अब ये यहाँ क्या है, t जो है लेस देन थीटा है, तो t लेस देन थीटा है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी इनसाइड वाली, तो तुम्हें पता है कि मॉड x माइनस x होता है अगर x नेगेटिव है, तो है ना, मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज नेगेटिव। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका यहाँ पे ये माइनस ऑफ टी माइनस थीटा आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे लगा लो, 1/अल्फा की पावर 4 थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर टू थीटा, और हो गया टी माइनस थीटा डी टी, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/अल्फा की पावर 4, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा, क्या करूँ मैं, सेम ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है t माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि t की वैल्यू थीटा से ज़्यादा है, तो जब t की वैल्यू थीटा से ज़्यादा है तो सिर्फ t माइनस थीटा हो जाएगा dt,
थीटा टू एक्स इज इक्वल टू हाफ। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। सो अभी तुम्हारे पास है x माइनस थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई, मतलब वो भी कर सकते हैं y बराबर x माइनस थीटा लेते हैं, शायद उससे थोड़ा आसान हो, फिर बाद में उसका फिर निकालना पड़ेगा सीरियल, तो वो चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं। अब t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, सो टी स्क्वायर बाई टू माइनस थीटा टी लिमिट थीटा माइनस, हालांकि थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट तो इजी है, जस्ट मुझे डेफिनेशन पता होना चाहिए करना क्या है। सो ये हो गया माइनस वन बाई अल्फा की पावर फोर टी स्क्वायर बाई टू माइनस थीटा टी थीटा टू एक्स बराबर हाफ। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या करना, जहां जहां टी है थीटा रखो माइनस, जहां जहां टी है थीटा, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरा सिंप्लीफाई करो। अब तुम्हारा एम होगा यहाँ से फाइंड करना x की वैल्यू, तो जो x की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी आ जाएगी हाफ। इसको थोड़ा आगे बढ़ा के देखो क्या आता है। सर इसमें क्वेरी ये थी कि जो आपने फर्स्ट स्टेप लिखी है ऊपर, जी जी वहां पे आपने लिया था इंटीग्रेशन थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर टू थीटा, जी, तो वहां पे ऐसा भी हो सकता है ना कि x माइट लाई बिटवीन थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर एंड थीटा, तो आगे की कंडीशन तो आएगी ही नहीं अगर x उन दोनों के बीच में लाई करता हो, तो वो क्यों लिया ये जरा। x किस बीच में हो सकता है, थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर और थीटा के बीच में। अच्छा तो अभी जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, अच्छा थीटा मोर देन, जो मैंने थीटा लिया वो कहाँ पे लिया है, ओके तो इसको तो मैं ब्रेक कर लेना था, एक मिनट। सो ये जो केस मैं कर रहा हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है अभी जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, हमारा जो सपोर्ट इस क्वेश्चन में क्या है, x की वैल्यू थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो तुम्हारा क्वेश्चन भी ठीक है, लाइक बीच में ही थीटा है, तो जैसे हमारा सपोर्ट है थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, यही ना, तो थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। सो इस केस में, और यहां पे है हमारे पास थीटा, सो अभी जो मैं कंसिडर कर रहा हूं x, ओके तो उस केस में ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। हाँ अगर थीटा जो आप बोल रहे हो कि अगर आपका x ऐसा भी हो सकता है कि x लेस देन थीटा हो, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर यहाँ पे दिस टू x लिखना पड़ेगा, तो इसको पार्ट में काम करते हैं ना, तुम फिर ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, हालांकि इसको करके देखो क्या आता है। सो क्वेश्चन वो भी ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, मीडियन क्या है ना, सो इन दिस केस मतलब थोड़ा लंबा हो जाए ना कैलकुलेशन, जैसे इसको अगर मैं ब्रेक कर देता मान लो दो पार्ट में, तुम इसको खोल सकते थे ना। सो x इज बिटवीन थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर एंड थीटा, तो वो क्या होगा उस केस में, तुम्हारा आंसर उसका वो नेगेटिव हो जाएगा, तब हो जाएगा, फिर दूसरा पार्ट आएगा, तो वैसे ही निकाल लो, ठीक है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, जैसे इसको कंटिन्यू करो, वो भी ठीक है तुम्हारा क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है कि जैसे पीडीएफ जो था हमारे पास उसको ब्रेक करना था ताकि तुम्हें दिखे। सो ये है कि लाइक जीरो व्हेन x इज लेस देन थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर एक केस होगा x व्हेन थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर टू थीटा, और अगला केस है थीटा टू थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, और अगला केस है जीरो अदरवाइज, तो वो बात वही है, जीरो अदरवाइज पीडीएफ लिख रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा जीरो अदरवाइज, ठीक। सो यहाँ हो जाएगा जीरो अदरवाइज, तो ये करके देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो अभी केस कर रहा हूँ वो इसके लिए कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैंने बोली है, अगर तुम वैसे करोगे दैट इज ऑल्सो फाइन। सो यहाँ पे क्या होगा, मॉड हट जाएगा, सो यहाँ पे क्या तुम्हारा वन बाई अल्फा स्क्वायर वन प्लस एक्स माइनस थीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा वन बाई अल्फा स्क्वायर वन माइनस एक्स माइनस थीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये हो गया पीडीएफ तुम्हारा, अलग अलग कर लो, और जीरो अदरवाइज है, ये हो जाएगा ना, देखो मॉड बस मैंने खोल दिया, यहाँ x लेस देन थीटा है तो मॉड होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो बीच का माइनस प्लस हो गया। सो ठीक है ना। अच्छा ऑप्शंस में, तो ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड कर सकते थे कि क्या होगा, तो ऑप्शंस में क्या क्या है, ऑप्शन में वैल्यू देखो थीटा 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 प्लस टू यही है, तो देखो मतलब
क्योंकि मैं जो अभी सॉल्व कर रहा हूँ लाइक वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बिना ऑप्शन देखे। अगर तुम ऑप्शन देख के करोगे तुम्हें पता है कि आंसर या तो थीटा आना है, जो मैं अभी तत्काल कर रहा था वो क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो मैं करूंगा पूरा कंप्लीट। तो यहाँ से अब मुझे देखना पड़ेगा कोई एक्स मिल रहा है क्या, एक ये वे है। तो ये मैंने कब लिया, जब एक्स मैंने कंसिडर किया थीटा से ज्यादा है, तो वहां देखेंगे क्योंकि मुझे ऑप्शंस नहीं पता। अच्छा एक मिनट चार्ज पे लगाता हूँ। अगर मुझे ऑप्शंस पता है यहाँ पे, चूंकि अगर जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें x जो भी आएगा तो डिफिकल्ट होगा फाइंड करना, या डायरेक्टली आएगा नहीं। दूसरा तरीका क्या है, मतलब ये ठीक है यहाँ तक। अब अगला केस तुम क्या करते, तो ये मैं पीडीएफ कैसे ब्रेक किया हूँ, फिर दूसरा केस में क्या करूंगा, जब मेरा x, हालांकि जब तुम सीडीएफ लिखोगे इसका तो कैसा दिखेगा, तो वही कर रहे हैं, जो सीडीएफ हम लिखेंगे तो कैसा दिखेगा वो, कि ये होगा 0 व्हेन x इज लेस देन थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी नेक्स्ट कुछ क्वांटिटी आएगी कब, व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर टू, थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर टू क्या होगा थीटा। एंड यहाँ कुछ वैल्यू आएगी जब x मोर देन इक्वल टू थीटा लेस देन थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। एंड देन 1 जब x मोर देन इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक, और ठीक है यहाँ तक। देखो अभी क्वांटिटी फाइंड करो। सो अभी जो मैं फाइंड कर रहा हूं वो ये आएगा, ठीक है। मतलब मैं सीडीएफ पहले फाइंड कर रहा था, तो जो लेफ्ट साइड क्वांटिटी है वो मैं ये फाइंड कर रहा हूं, ये नहीं फाइंड किया। जो तुम्हारा क्वेश्चन था तुम ये पूछ रहे हो, ये कुछ समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? यस सर। हाँ, तो एक्चुअली जब सीडीएफ फाइंड करोगे तो ये मैं जो क्वांटिटी फाइंड कर रहा हूं लेफ्ट साइड में अभी ये है, और यहाँ तो ये जो क्वांटिटी लेफ्ट साइड में अभी आई है, ये जो आएगी वो ये क्वांटिटी है, वो ये क्वांटिटी है। फिर ये मुझे निकालने के लिए मैं अगला टर्म लूंगा ही नहीं, फिर यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जब मेरा x जो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, तब मैंने क्या कंसीडर किया इस केस में कि जो थीटा है मेरा और जो x है वो मोर देन थीटा ही है, इसलिए मैं आगे 3 पार्ट किया हूँ, है ना यहाँ पे। और अगर वैसा होगा तो उस केस में क्या करेंगे, अभी मैं जनरल बिना ऑप्शन देखे सॉल्व कर रहा हूँ, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पे आऊंगा मैं अभी। तो इस तरह से है, एंड यहाँ से x आ जाएगा। दूसरे केस में क्या है कि जब दूसरा केस तुम्हारा, पहला केस, दूसरा केस में जब थीटा तुम्हारा अब उल्टा हो जाएगा, जब x तुम्हारा जो है लेस देन थीटा है, मोर देन थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन तुम्हें पहले पूछना चाहिए, इतना टाइम लगा के फिर पूछ रहे हो तुम। सो थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर टू थीटा है, तो इसमें क्या होगा, अब जो तुम्हारा हाफ तुमने पुट किया है, सो थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर टू एक्स, ठीक। और जो पीडीएफ था, तो पीडीएफ में क्या होगा, तुमने ये अज्यूम कर रखा है कि x लेस देन थीटा है, तो जो मॉड वाला क्वांटिटी वो लेस देन x है, मतलब नेगेटिव है, यही ना, x माइनस थीटा नेगेटिव हो जाएगी, तो मॉड माइनस हो जाएगा। तो जो भी था 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 प्लस x माइनस थीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर dx इज इक्वल टू हाफ। तो उस केस में इतना ही होगा, आगे करने की जरूरत नहीं। वहां हमने कितने पार्ट में ब्रेक किए, 2 पार्ट में किया ना, पहले अलग अलग किया। सो अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ये करके तुम इसको पुट कर, यही से आ जाएगा। यहाँ से जहाँ तक आंसर थीटा आएगा, थीटा बाई 2 आएगा। तो ये तो हो गया सब्जेक्टिव अप्रोच, समझ रहे हो ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे इधर लिख देता हूँ मैं। हमारे पास 2 केसेस हैं। 2 केस क्यों हैं, ड्यू टू दिस मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस जो लगा था पीडीएफ में, उसकी वजह से 2 केस है। तो मेरे पास जो एक्चुअल पीडीएफ लिखा था वो ऐसा लिखा है ना, 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस थीटा बाई अल्फा स्क्वायर, कब, जब मॉड x माइनस थीटा लेस देन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो x माइनस थीटा है, सेम आएगा दोनों केस में, अलग 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 ही आएगा, सेम क्यों आएगा, इससे ज्यादा आएगा, जो भी आएगा इससे ज्यादा, ये पार्ट यहाँ भी होगा, इससे ज्यादा ही आएगा। जो सीडीएफ है वो इंक्रीजिंग होता है ना, सीडीएफ इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं सर मीडियन पूछ रहा हूं, मीडियन मीडियन आएगा ही नहीं ना, कहीं एक ही से आएगा, दोनों से नहीं आएगा।
दोनों से मीडियन आएगा नहीं, किसी एक से ही आएगा। तो वो पार्ट, हाँ, तो वो कैसे डिसाइड करूंगा, इतना तो सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव कैसे करूंगा उस पे आता हूं मैं ऑप्शंस देख के। तो अभी क्या है हमारे पास जी, एक को इंडिकेट करने से ही मीडियन मिल जाएगा क्या? हाँ पहले वाले से ही आ जाएगा, इससे ही आ जाएगा। किसे किसे अगर ऐसे सोचें कि जैसे मॉड एक्स माइनस थीटा है तो एक्स थीटा पे वो चेंज कर रहा है वैल्यू, मॉड है तो वो थीटा पे चेंज कर रहा है वैल्यू, और मीडियन की टाइप मिड वैल्यू होती है। तो अगर हम उसे मीडियन की जो डिफिनेशन होती है वो ए टू एम इक्वल टू एम टू बी, एम जहाँ मीडियन होता है और यहाँ पे अगर हम सपोर्ट को ना देखें और थीटा पे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है तो थीटा टू एम इक्वल टू एम टू थीटा करके अगर करें तो एम जो आएगी वो वैल्यू वो मीडियन हो सकती है। थीटा टू यहाँ मॉड एक्स माइनस थीटा है, थीटा टू एम, हाँ क्योंकि यहाँ अगर सपोर्ट को अगर ना देखे तो क्योंकि यहाँ मीडियन भी एक टाइप की वैल्यू होती है तो उससे छोटा हो जाएगा थोड़ा। तो मिड वैल्यू मीन्स व्हाट, उसमें सीडीएफ की हाफ वैल्यू आनी चाहिए। हाँ मिड वैल्यू तो होती है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी केस में क्या है, तुम भी शायद सही कह रहे हो कि हाफ आना चाहिए, लेकिन कहाँ से, एक्चुअली उस पॉइंट के आगे और उस पॉइंट के पीछे जो पीडीएफ है वो हाफ हाफ होनी चाहिए। तो उसके पॉइंट के पीछे का जो प्रोबेबिलिटी उसी को हम सीडीएफ बोलते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक की जो वैल्यू है उसी को सीडीएफ बोलते हैं। सो देखो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आगे चाह रहा हूँ। जब एक्स तुम्हारा लेस देन थीटा है, मोर देन थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो सिर्फ तुम्हें इंटीग्रेट करना है थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर टू एक्स। और उस केस में कौन सा वाला पीडीएफ लोगे तुम, ये वाला, है ना। सो ऐसे कर लो, एफ एक्स टी डी टी इज इक्वल टू हाफ। दूसरा केस ये है, तो मैं पहले दूसरा केस सॉल्व कर रहा था, एक्स मोर देन इक्वल टू थीटा, मोर देन थीटा मान लो, कहीं इक्वल लगा लो, एंड लेस देन थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या होगा, सो यहां भी करना तुम्हें वही है, थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर टू थीटा एंड थीटा थ्रू एक्स डी टी। तो एफ टी डी टी करना यहां भी यही है, इज इक्वल टू हाफ। देखो क्या किया, थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर यहां से भी इसमें भी स्टार्ट वहीं से हुआ है, बट वो आगे नहीं गया क्योंकि एक्स तुम्हारा थीटा से छोटा ही है, तो अगले टर्म पे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या है, अरे तुम लोग सीडीएफ निकालना जानते हो ना, कुछ क्वेश्चन करा के देखता हूँ, वही मैं कर रहा हूँ, इंडायरेक्टली सीडीएफ ही निकाल रहा हूँ मैं। और ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें भी फिर इसमें भी इंटीग्रेट करना, तो माइनस इन्फिनिटी से सॉरी माइनस थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से थीटा तक। तो यहाँ पे जो पीडीएफ लोगे ये वाला यूज होगा, ऊपर वाला, और यहाँ पे जो पीडीएफ लोगे वो ये वाला यूज होगा। सो वही चीज मैं डायरेक्टली वहां कर रहा हूँ, सेम चीज। एनीवे अब मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन पे आता हूँ। ये तो हो गया सब्जेक्टिव अप्रोच जो मैं कर रहा था, आगे करूंगा। अब अगर तुम ऑप्शन ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है ऑप्शन, मीडियन क्या होना चाहिए, या तो थीटा होगा या फिर, ठीक है ना, क्वेश्चन अगर करेक्ट है तो थीटा होना है, थीटा बाई 2 होना है। तो एक काम तुम काहे नहीं करते, सीधा तुम इसको इंटीग्रेट कर लो थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से थीटा में, और देखो क्या आता है। अगर हाफ आ गया तो थीटा करेक्ट आंसर है, समझा रहा कुछ। अगर हाफ मैं ऑप्शन से कर रहा हूं कि मुझे पता है थीटा थीटा बाई 2, अगर थीटा मीडियन हुआ तो थीटा तक प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/2 होगी। तुम लोग ये करके देखो 1/2 आ रही है क्या, तो मैं करता हूँ, कहीं बारिश हो रही है, मैं बाइक को अंदर कर लूँ। तुम उसको फाइंड करके देखो क्या आंसर हाफ आ रही है, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल के देखो हाफ आ रही है क्या।
आया क्या आंसर? तुम्हें बस इतना निकालना है, तुम्हें बस ये क्वांटिटी फाइंड करनी है, हाफ आ रही है नहीं आ रही है। तो मैं प्रॉपर सॉल्यूशन में आता हूँ डायरेक्टली। तो डायरेक्टली मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर टू थीटा, तो ये है 1/अल्फा स्क्वायर 1 माइनस मॉड x माइनस थीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर dx। अब देखो चूंकि यहाँ तुम्हारा x लेस देन थीटा है, x की वैल्यू क्या है, थीटा से कम है ना, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये प्लस और मॉड हटा दो, मॉड हटा दो, सीधा हो गया x माइनस थीटा। और तुमने इंटीग्रेट किया क्या, x माइनस थीटा को y मान लो, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो तुम यहाँ पे। अगर तुम ऐसा कर लोगे 1 प्लस y बाई सब्सटीट्यूशन कर देता हूँ dy, क्या किया हमने x माइनस थीटा को y मान लिया, तो शुरू में तुम कह रहे थे, वो भी कर सकते थे डायरेक्टली हम। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा स्क्वायर से 0, मैंने क्या किया सब्सटीट्यूशन किया y बराबर x माइनस थीटा को, सो dy बराबर dx। और ये निकालने क्या आता है, हाफ आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं चलो। तो 1/अल्फा स्क्वायर अपर लिमिट है थीटा, और जहां वो थीटा रख दो, तो थीटा स्क्वायर बाई 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करके देखो। तो इसको खोल दो ऐसे ही डायरेक्टली। तो इसको कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा? सर वो लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट्स माइनस अल्फा स्क्वायर टू 0 रहेगी। अच्छा वो मैंने थीटा कर दिया, अरे अरे ये पहले 0 ही था, वो बाद में थीटा हुआ है। सो 0, तो यहाँ से तो वही तो 0 होगी ना। कितना आ गया? तो पहला तो 0 हो गया ना, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर। चेक करो, यहाँ माइनस अल्फा स्क्वायर था, माइनस अल्फा स्क्वायर, तो फाइनली आ गया, हाफ ही आ गया, ठीक है ना। ठीक, तो ऑप्शन अगर देख लोगे तुम्हें पता है कि ऑप्शन या तो मीडियन हाफ आना है, मतलब थीटा होना है, थीटा बाई 2 होना है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो। और ये मैं क्या कर रहा था, ये मैंने फाइंड किया है CDF एट थीटा, और ये चेक कर रहा था क्या आता है। सो CDF जिस पॉइंट पे हाफ आ जाए तो वो मीडियन है, तो ये मुझे चेक करना था कि क्या CDF थीटा पे हाफ आ रहा है क्या, तो इसका मतलब थीटा जो है वो मीडियन है, थीटा क्या है, वो मीडियन है।
सही है। यस तो ये एग्जाम वाला ये अप्रोच है ना। जनरल जैसे शुरू में अगर तुम्हें समझना है कैसे करते हैं, प्रॉपर वे क्या है, तो अभी तो ये मीडियन आया, ठीक है ना। जस्ट तुम्हें देखना है कि लोअर लिमिट से, तो उसके लिए पीडीएफ को तुम ब्रेक कर लेते दिख जाता। तो पहले पीडीएफ को ब्रेक कर लेते अगर तुम, जैसे ये मैंने ब्रेक किया कि शुरू में ऐसा लिखा है, मैं मॉड खोल दिया हमने, तो दो केस आएंगे है ना, या तो थीटा तक, क्योंकि मॉड की क्रिटिकल पॉइंट थीटा है ना, तो थीटा तक या थीटा से ज्यादा। सो इस केस में अब तुम इस केस में सीडीएफ निकाल सकते हो, इस केस में सीडीएफ निकाल सकते हो, फिर हम उसको हाफ रख के देखेंगे क्या आंसर आता है। शुरू में मैं यही कर रहा था, पहले इससे सीडीएफ निकाल रहा था, इससे निकालते, बाद में फिर देखते कि हाफ कौन इक्वल हो सकता है। तो अगर हाफ इक्वल होगा तो थीटा क्या होगा, दोनों से आंसर नहीं आएगा कि ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो गया तो ज्यादा होगा, फिर ये तो ये हाफ करोगे तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये हाफ ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हें थीटा जब अल्फा है, एक्स की वैल्यू जब थीटा है तो हाफ होगा। अभी किसी को डाउट है, सिंपली हम क्या कर रहे थे, हमने किया कि हमने फाइंड किया सीडीएफ थीटा पे, मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू थीटा फाइंड किया और वो हाफ आ गया, तो बाय डेफिनेशन थीटा इज द मीडियन। ये चीज है। अब तुम ये बताओ, वेरिएंस तो निकालना तुम्हें आता होगा ना, इसमें वेरिएंस फाइंड करना आता है। यस तो सिर्फ ex निकालना है आपको, यहाँ से आप ex फाइंड करो, फिर ex स्क्वायर फाइंड करो, उससे करके देख लो, पता ही आपको कि डिफरेंस देखो क्या आता है, मतलब जो वेरिएंस का फॉर्मूला। काफी ज्यादा ही है, नेगेटिव सब। हाँ, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, इसीलिए ये जो पेपर बनाया है तो कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, इसीलिए तो लेते एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा जल्दी कर लोगे। तो यहाँ प्रैक्टिस पर्पज से है, तो किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं मिला होगा उसी को ऑब्जेक्टिव बना दिया, बस यही है। सर क्वेश्चन नंबर 51 में सर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 51, इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो इसका थोड़ा बहुत मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो अभी थ्योरी डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे तो लास्ट क्लास में थी। तो ये जस्ट एक रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ऐसा ही है ना। तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1 कॉमा y बिटवीन 0 एंड हाफ अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1, ये निकालना है आपको। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश से, तुम लोग बारिश की आवाज आ रही है क्या? मतलब वो आवाज आ रही, कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा होगा एक्चुअली, तो आवाज तो मेरी आ नहीं रही होगी। अच्छा, मतलब मेरी आवाज क्लियर है तुम लोगों को ना? क्योंकि वो नहीं, कैमरा बहुत सेंसिटिव है ना, तो वो रिकॉर्ड कर रहा होगा बारिश की आवाज को, ठीक है। सो तो करते हैं इसको, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, सो जस्ट आपको इसको इंटीग्रेट करना है, x मोर देन इक्वल टू 0, y बिटवीन 0 एंड 1। तो इसमें क्या दिक्कत है, न्यूमरेटर हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या करोगे, डबल इंटीग्रेशन, ये क्वांटिटी, पहले तो c निकालना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। c कैसे निकालोगे? अच्छा ठीक है, c कैंसिल हो जाएगा, रहने दो, तो c बाद में देखेंगे। सो यहाँ पे क्या है, c e की पावर माइनस x प्लस y। अब देखो यहाँ पे लिमिट देखो ध्यान से, क्या है तुम्हारे पास लिमिट,
सो अगर मैं पहले dx dy लिखता हूँ तो पहले इंटीग्रेशन किसका करना आसान है, y का x का। तो x में लगाना पड़ेगा, गामा भी लगा सकते हो। और ठीक है, देखो तुम्हें मर्जी, x क्या करता हूँ, x की लिमिट है यहाँ पे बाई पार्ट लगाना पड़ेगा इसमें, फिर तुम्हें 1 से इंफिनिटी एक में और 0 to हाफ अपॉन यहाँ पे c e की पावर माइनस x प्लस वाई dx dy। अब मुझे बताओ x की लिमिट यहाँ पे क्या लोगे, डिनोमिनेटर में x की लिमिट क्या लेंगे, तुम लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। डिनोमिनेटर में लिमिट क्या होगी, वन टू इन्फिनिटी, यस। और y की लिमिट 0 to 1, यस। तो क्या इसमें क्या दिक्कत है, अब भी नहीं हो रहा है। अब बताओ मुझे, जैसे तुम इसको खोल रहे होगे, चलो c कैंसिल हो गया, तो x e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो अगर मुझे एक जरूरत पड़ेगी x e की पावर माइनस x के इंटीग्रेशन की, और प्लस में e की पावर माइनस x इंटू वाई, तो x के रिस्पेक्ट में बस इसी करना है, यहाँ तो इजी है। ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, हाँ तो अब क्या दिक्कत है बताओ, जिसका डाउट था इसके बाद क्या दिक्कत है, इसमें सॉल्व नहीं हो रहा है। ओके ओके ठीक है, तो देखो बाहर ना बहुत तेज हो रही है बारिश, तो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों का। कौन सा था ये, Q1 था, तो सीधा मैं आता हूँ इंटीग्रेशन पे। चलो इसमें पहले आते हैं, पहले इतना कर लेते हैं क्या आता है, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में ना। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, ये वाली टर्म, मतलब ये जो इंटीग्रल है ये कॉमन है आपका। c कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया और एक कैंसिल कर दो। बाई पार्ट लगाओ, इसमें क्या आता है बाई पार्ट करके, ये आएगा क्या, चेक करो। हाँ अरे मैं क्या 0 से 1 क्यों ले लिया, अरे एक मिनट, ये 1 से फिट था ना, ओ क्या कर रहा हूँ, अरे यार 1 से इंफिनिटी ना, हाँ इसको चेक करो कितना आएगा। एक्चुअली मैं ये पार्ट सॉल्व करना चाह रहा था, 1 से इंफिनिटी दिस थिंग, ये इंटीग्रल।
अरे मुझे तुम्हारी कुछ आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो तुम? सर जो हम लिमिट पुट करेंगे फाइनाइट जो है x के अंदर तो 95 भी हो जाएगा। कौन सा अनडिफाइन हो जाएगा? सर हम जो हम लिमिट पुट करेंगे तुम पुट करके देखो, तुम ऐसे गेस कर रहे हो, तुम करके तो देखो कहाँ इनफाइनाइट हो रहा है। पहले तुमने ये चेक किया, ये मैं पूछा हूँ क्या यही आएगा? अब ये बाई पार्ट भी सिखाऊं क्या मैं? अब ये करके आप देखो ना कितना आता है। बाई पार्ट आता है आप लोगों को कि नहीं आता है? तो ये मैंने गेस किया है, ये मेरा मुझे पता नहीं सही है गलत है, मैं कह रहा हूँ चेक करके बताओ क्या ये सही है? सही है सर। ओके, तो अगर ये ऐसा है तो अब इसमें कहाँ इन्फिनिटी आएगी? चेक करो, आप पुट करो। तुमने ये पढ़ा है ना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स, ये निकालना आता है आप लोगों को? कहाँ इन्फिनिटी आ जाएगी? ये e की पावर माइनस कितने हो जाए? 0 इंटू इन्फिनिटी हो गई ये तो 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो लिमिट निकालो उसका। एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है कि तुम्हारी आवाज ज़्यादा, मुझे बाहर की आवाज आ रही है। बाहर बिजली की वजह से बारिश हो रही है ना, तो मैं आप लोगों को सुन पा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये अब अभी ठीक है। अब कर दोगे आगे? यस सर। हाँ, क्योंकि ये करोगे तो ये इजी है। यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं कर देता हूँ। जब x को इंफिनिटी रखोगे तो ये हो गया e की पावर x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। लगाओ इसमें एल हॉपिटल रूल, तो एल हॉपिटल रूल लगाओगे तो ये हो गया 1, ये हो गया e की पावर x, तो ये हो गया, सॉरी x को इंफिनिटी रखोगे कितना हो गया? हाँ, तो ये हो गया 0। एल हॉपिटल रूल से, ठीक है। तो देखो बाकी लोग भी करना क्या था मेनली कि आपको इसको इंटीग्रेट अलग से मैंने जैसे किया, वो कुछ आ जाएगा y के टर्म में, फिर जो आया उसको इंटीग्रेट करो 0 से हाफ, यहाँ 0 से 1, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। 79 एक मिनट, 79 बोला था ना पहले किसी ने? हाँ सर, 79 और 78। हाँ, पहले 79 करते फिर आगे आते हैं। सर 85। हाँ, 85। अरे 1 बाई 1 भाई, एक क्वेश्चन पहले तो कर लूं। एक साथ 3 क्वेश्चन कैसे दिखेगा मुझे? एक बार दिखेगा ना। 79 पर देख लेते हैं। सर इसमें रेंज नहीं आ रही है, हाँ, क्या नहीं आ रही है? रेंज नहीं आ रही है सर, रेंज किसकी रेंज चाहिए? यू की। यू की रेंज क्यों चाहिए? सर सॉल्व करती है, इंटीग्रेट करती है। मैंने ये किया था, देखोगे नहीं सर? जो आप अप्रोच लगा रहे हो तो आप क्या यू का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हो अलग से? हाँ सर, देखोगे से ट्राई करते हैं। हालांकि कुछ जो तुम कर रहे हो उसमें रेंज तुम्हारा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। क्यों लगाना है तुम्हें वो? उससे क्यों कर रहे हो? तुम्हें डायरेक्ट इजी वे में करो ना। देखो u को रख दो इसमें, हाफ लेस देन इक्वल टू x1 बाई x2 लेस देन इक्वल टू 3 बाई 2। अब x2 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, यस तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। विदाउट रेंज ये सर आ गया है, एक बार क्या आ गया है? रेंज बना, विदाउट रेंज ये सॉल्व हो गया। हाँ, रेंज की जरूरत नहीं है, मैथ करते रहिए, अभी रेंज की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करना है इसको? अगर सर लेकिन अगर सर जैकोबी से करना हो तो कैसे होगा? क्या बोल रहे हो? कह रहा हूँ अगर सर जैकोबी से करना हो तो रेंज होगी क्या? क्या तुम्हें क्या लगता है क्या होनी चाहिए? रेशियो क्या होगा? 2 0 से 1 के बीच के 2 नंबर है, तो रेशियो क्या होना चाहिए?
ओके पॉजिटिव तो होगी और पॉजिटिव रियल नंबर होगी ना। क्या लिमिटेशन है अपर बाउंड को या जीरो ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, चूंकि जो दोनों पॉजिटिव है तो रेशियो पॉजिटिव हो गया, फाइन। अब कोई लिमिटेशन है अपर बाउंड में? क्यों 1 क्यों है? अगर मैं ऊपर लेता हूँ ऊपर लेता हूँ 1/2 और डिनोमिनेटर में लेता हूँ 1/100 तो क्या आंसर आएगा? न्यूमरेटर में ले रहा हूँ 1/2 और डिनोमिनेटर में 1/100, 50 आ गया ना। कहाँ 1 बाउंड है इसका? हाँ वो 0 से इनफिनिटी कुछ भी हो सकता है। अच्छा उस समय है ना, तो देखा है नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो उस केस में ये वैल्यू जो होगी u 0 से इनफिनिटी होगी। उससे कर लो बाउंड, ये बाउंड हो गया, नहीं तो इससे करो, ये इजी है। अब तुम सीधा पीडीएफ पुट करो 2 dx1 dx2, देखो ध्यान से x1 की लिमिट क्या है? x2/2 से 3x2/2 तक, और x2 कहां से कहां तक लेंगे? अब 0 से यहां देखो 0 से 1, x1 का काम हो गया 0 से 1। ये कितना आसान इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा आपको? करके बताओ क्या आंसर आएगा? 1/2। ओके समझ आया क्या किया? जस्ट u पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि दोनों इन्वॉल्व है तो मैंने डबल इंटीग्रेशन लगाया इस रीजन पे। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था ना लास्ट क्लास में, कभी प्रोबेबिलिटी x लेस देन y, ये वैसे ही तो है उस टाइप का, तो उस टाइप का ही है। इसे मैंने ये बताया ज्वाइंट डबल इंटीग्रेशन करो और जो ज्वाइंट है उसको इंटीग्रेट कर लो इस रीजन पे, तो मैं इस रीजन पे इंटीग्रेट कर दिया। हाँ हाँ तो ठीक है, जिनका डाउट था क्लियर हुआ इस क्वेश्चन में? यस सर। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट बताओ 79 के बाद क्या 73 पूछा था? 70 हाँ सर। So a small shopping mall has 5 air conditioners. The lifetime of an AC follows independent and identically exponential distribution with mean 100 hours. If all ACs are used simultaneously, then probability that after 100 hours at least 2 ACs in working condition, so कम से कम 2 AC वर्किंग कंडीशन में होगा। ठीक है, तो आपके पास कितने एसी है? 5। तो ठीक है, n बराबर 5 तक काल रखो। ओके, और जो लाइफ टाइम है एसी का वो एक्सपोनेंशियल, तो t मानो लाइफ टाइम है,
lifetime of AC. So T का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल विथ मीन 100, ठीक है, एक्सपोनेंशियल विथ मीन 100, फाइन। अब कह रहे हैं कि आफ्टर 100 आवर्स एटलीस्ट 2 ACs इन वर्किंग कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ? X greater than equal to T, probability of greater than equal to T. हाँ, रिलायबिलिटी तो है, तो क्या करोगे? एटलीस्ट 2 ACs का मतलब क्या हुआ? X greater than equal to 2. x क्या है? Reliability की वो चलेगी प्लीज। So तो x अगर तुम लेते हो नंबर ऑफ ACs वर्किंग आफ्टर 100 आवर्स, अगर ऐसा लोगे तब इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2, फाइन। अच्छा बताओ x की सपोर्ट यहाँ पे क्या है? x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? नहीं, 0 से इन्फिनिटी क्यों हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5 ना, 5 ही तो AC है, तो या तो 100 घंटे बाद एक भी काम नहीं कर रहा होगा, या एक काम कर रहा होगा, या 2 या 3 या 4 या 5 होगी, यही ना। तो अब क्या दिक्कत है? मुझे ये बताओ पहले कि x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? हाँ, बाइनोमियल 5 प्रोबेबिलिटी यस, बाइनोमियल 5 p, और p का मीनिंग होगा जो स्मॉल p है, दैट p इज प्रोबेबिलिटी कोई एक AC 100 घंटे से ज्यादा चलेगी, t मोर देन 100। तो बताओ, ठीक है ना, मैं क्या निकाल रहा हूं? कोई एक AC 100 आवर्स से ज्यादा चल रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? P क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। तुम्हारे पास 5 ACs है तो एक AC 100 घंटे से ज्यादा चलने की क्या प्रोबेबिलिटी? वही P है। तो ये कितना आता है? ये तो एक्सपोनेंशियल है, पता ही है तुम्हें। सो ये होता है जो तुम्हारा PDF होता है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा t, ये PDF है, और प्रोबेबिलिटी x मोर देन स्मॉल x आता है e की पावर माइनस लैम्डा x, यहाँ x ले लो, ठीक है ना। तो ये होता है e की पावर माइनस लैम्डा x, तो ये आएगा e की पावर माइनस लैम्डा, यहाँ क्या है तुम्हारा 100 ही है। अच्छा मीन यहाँ 100 था, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? ये लगा दो 1 बाई लैम्डा, मतलब यहाँ मीन 100 है ना, तो जब मीन लैम्डा है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 1 बाई लैम्डा e की पावर माइनस x बाई लैम्डा। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका e की पावर माइनस 1। क्या सब लोग कन्विंस्ड है? देखो t जो है आपका एक्सपोनेंशियल विथ मीन 100 है। अगर मैं t का डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं, अगर मैं t का डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूं, सो 1 बाई 100 e की पावर माइनस t बाई 100, t मोर देन 0, यही ना, एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन t की जो प्रोबेबिलिटी आएगी e की पावर माइनस t बाई 100 ही आएगी, ठीक है ना, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू t, जिसको हम CDF बोलते हैं। CDF क्या होता है? 1 माइनस e की पावर, ये आएगा t बाई 100, इसका ये आएगा, तो हमें इसकी जरूरत है, और इसको यूज करोगे तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 100, दिस इज इक्वल टू, ठीक है ना, 100/100 e की पावर माइनस 1। तो फाइनली यहाँ क्या आ गया? तो जो तुमने x कंसीडर किया है, तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कौन सा वाला 70, तो ये जो आपने x लिया था, नंबर ऑफ ACs वर्किंग
आफ्टर 100 आवर्स। ठीक, तो क्या होता है ये, तो ये x हो गया बाइनोमियल 5 p, p जो है e की पावर -1, मतलब बाइनोमियल 5 e की पावर -1। अब प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2, क्या ये निकाल पाओगे? बाइनोमियल में आता है ना, बाइनोमियल क्या हो जाता है 1 माइनस ये q की पावर n हो जाता है, q की पावर 5 हो जाएगा, ये q की पावर 4 इंटू p की पावर 1, और यहाँ पे आएगा 5c1 nc1, तो 5, ठीक है, यहाँ होता 5c0 जो कि 1 हो गया, p की पावर 0 q की पावर 5, तो पुट कर लो 1 माइनस ये हटा दो इसका ना, इसे तो हटाओ, बस यहाँ है q की पावर 5, क्योंकि x 0 है, सो 1 माइनस e की पावर -1 की पावर 5, चेक करना कैलकुलेशन अगर मैंने कहीं गलती किया हो तो, e की पावर -1, सो डज इट मेक सेंस? अच्छा, ये तो इस तरह से दिया है, तो इसको एलसीएम लेके खोल सकते हो क्या? हाँ, किया जा सकता है, एलसीएम हो जाएगा, देखो e की पावर 5 जो डिनोमिनेटर में है, देखो भाई इसको खोल के देखो, सो 1 माइनस ये हो जाएगा e -1 की पावर 5 अपॉन e की पावर 5, और यहाँ हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पावर 4 है ना, तो e -1 की पावर 4 और अपॉन में रहेगा e की पावर 4 e की पावर 5, देखो सिंप्लीफाई करके, सो e की पावर 5 अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा? देखो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन डी, ना, इसके एलसीएम ले लो, जिस तरह से जाएगा, e+4, अच्छा 1 माइनस है ना, देख लो कौन सा है, e+4 e-1, ठीक है ना, इसको ओपन करके देख लो, दिख जाएगा, ठीक है ना सबको, सो 1 माइनस, अब बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो, सो e की पावर e -1 की पावर 4 कॉमन ले लो, तो बचा e -1 -5, मतलब ये +5 हो जाएगा ना, ब्रैकेट में कॉमन ले, मान लो अगर मैं ब्रैकेट में लिखता इसको, ये बीच में प्लस होता, राइट, तो क्या होगा, कितना हुआ, ठीक है, हाँ सर। फाइन, तो ये डी आएगा, चलो सर इसके जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, हाँ, उसमें सर बस ये बता दीजिए कि हमें मतलब जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, वो लिख के बता दीजिए। अच्छा तुमने अभी देखा, तुम्हें याद है ये क्वेश्चन, डाउट है तुम्हारा? नहीं सर, इससे ये मतलब 70 से लेके 80 में ना सारे ये डेफिनेशन वाले क्वेश्चन थे, तो इनमें वो सब्सिट्यूट रिलायबिलिटी का है कि प्रोबेबिलिटी का ही है? हालांकि रिलायबिलिटी का क्या बोल रहे हैं, अंडर द सर्टेन कॉम्प्लिकेटेड बर्थ सिचुएशन द मोर्टेलिटी रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड इज गिवन बाय दिस, इफ द बेबी सर्वाइव्स टू एज 1 द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सर्वाइव, हाँ इसको छोड़ दो, एक्चुअली ये सब उसमें चला गया, ये बर्थ डेथ प्रोसेस होता है रिलायबिलिटी में आगे जाके, हालांकि स्टोकेस्टिक प्रोसेस में, तो ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, उसको बोलना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा एग्जाम में इस तरह नहीं आएंगे। इधर क्या है, a water tank supplier distributions 10 liters of drinking water per house per day, the water consumptions per house follows gamma distribution with mean 10 and variance 50,
the probability that the supply is insufficient on a given day is, so water tank supply distribution 10 liters of drinking water per house per day, so the supply is ना, the water consumption per house follows gamma distribution with mean 10 variance 50. अच्छा, so कह रहे कि वाटर टैंक सप्लायर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है 10 लीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पर हाउस पर डे, और वाटर कंजम्पशन जो घर का है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, मतलब पर हाउस में 10 लीटर वाटर है, और मतलब लाइक इस तरह समझो, ये जैसे हो गया कि लाइक तुम्हारे पास कितना है, कितना खर्च करोगे ना, उस तरह से, सो उस डिस्ट्रीब्यूशन से खर्च हो रहा है उसका, है ना, कंजम्पशन वो है. सो द प्रोबेबिलिटी दैट द सप्लाई इज इनसफिशिएंट ऑन अ गिवन डे इज, सर इसका मतलब ये हो गया ना, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 10 हो गया, जब उससे कम होगा तभी तो इनसफिशिएंट होगा. सो ओके, तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, x मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, x तुम्हारा ये डिस्ट्रीब्यूशन x है, तो इनसफिशिएंट होगा. हाँ, सफिशिएंट कब होता, जब उसके खर्चे कम है ना, कंजम्पशन कम है. तो यहाँ कह रहे हो तो x क्या होगा, मोर देन 10 है, लेस देन 10 है, सर लेस देन 10 हो जाएगा. इनसफिशिएंट है ना, इनसफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, x क्या है उसका, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, उसके घर में पानी कितना आता है डेली, कितना यूज कर रहे हैं सर. हाँ, घर में पानी कितना आया, 10 लीटर. हाँ, तो वो इनसफिशिएंट कब होगा, हाँ, तो लेस क्यों हो रहा है, तो जो खर्चा कर रहा है कंजम्पशन उसका 10 लीटर से कम है, तो सफिशिएंट वाटर है उसके लिए फिर तो, है ना. सोचो तुम, अगर मुझे 10 लीटर पानी दिया और मेरे एक दिन का खर्चा अगर 10 लीटर से कम है, तो वो 10 लीटर मेरे लिए इनसफिशिएंट है या सफिशिएंट है, लेकिन सर यहाँ पर तो वाटर टैंक सप्लाई कर रहा है ना. वाटर टैंक सप्लायर डिस्ट्रीब्यूट करता है 10 लीटर वाटर पर हाउस पर डे, और वाटर कंजम्पशन पर हाउस फॉलोज दिस. हाँ, तो लेस देन तुम्हें किस लॉजिक से लग रहा है, तुम समझाओ, लेस देन क्यों होगा, सप्लाई इनसफिशिएंट, तुम भी कह रहे हो सप्लाई इनसफिशिएंट है. हाँ सर, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, सप्लाई कम हो गई. सप्लाई कम क्यों, सप्लाई तो फिक्स्ड है, कम क्यों हो जाएगी, मतलब जितनी वाटर सप्लाई हुई कम पड़ गई. हाँ, सर यहाँ पर x क्या डिनोट कर रहा है. एक्स उसका कंजम्पशन है, लिखा दो, कंजम्पशन है, कंजम्पशन फॉलोज एक्स. कंजम्पशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, x is gamma with mean 10 and variance 50. 2,5 सर, 2, आंसर कंजम्पशन सर, कंजम्पशन 10 लीटर से ज्यादा होगा तभी तो इनसफिशिएंट. हाँ, वही बताऊं, तो लेस देन क्यों होगा, सो ये निकालना है. अब वो तो हो जाएगा, तुम कौन सा वाला गामा ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है. तो जैसे अल्फा इंटू बीटा बराबर 10 और अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर 50. अब देख लो इससे, है ना, सो बीटा आ गया तुम्हारा 5, अल्फा हो गया 2. कौन सा वाला पीडीएफ लिया है मैंने, सो 1 बाई गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा, और यहाँ एक्स की पावर अल्फा माइनस 1. सो ये वाला पीडीएफ लिया है, जिसका मीन ये होता है ना, मीन ये है, वेरिएंस ये है, तो ये आ गया. तो तुम्हारा x का डिस्ट्रीब्यूशन है गामा 2,5 इस पीडीएफ से. अब तुमको इंटीग्रेट करना है इसमें, है ना, तो x को अल्फा को 2 और बीटा को 5 रख दो. तो अल्फा को 2 रखोगे, सो गामा 2 तो 1 ही हो गया, और बीटा को 5, सो 1 बाई 5 स्क्वायर 25x, सो 1 बाई 25 x की पावर 1 e की पावर माइनस x अपॉन 5 dx. अब ये बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर लोगे 10 से इंफिनिटी, हाँ तो x अपॉन 25 e की पावर माइनस x अपॉन 5 dx, 10 से इंफिनिटी.
जब कंजम्पशन सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा तो इनसफिशिएंट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 73 था, 72 तो आउट ऑफ सिलेबस है ना, इसको हटा दो। रैंडम वेरिएबल हैज डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन दिस वे। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? ये मिस हो गया डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। सर बीटा कॉस्ट करना। हाँ बीटा कॉस्ट करना। तुम्हें कैसे पता? मतलब कहाँ लिखा बेटा फर्स्ट चेक टाइम? करते हैं सर। अच्छा तो वेरिएंस और मीन अगर तो फॉर्मूला ले तो वही आ रहा है M1 M2 तक। तो बीटा ले लिया, चलो बीटा अल्फा कमा बीटा वो दे रखा होगा। तुम ऑनलाइन अगर सर्च करो गूगल पे तो क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि तो क्वेश्चन किसी न किसी वेबसाइट पे, किसी न किसी कोर्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुम्हें। तो ठीक है, तो उससे तो क्या आप क्या दिक्कत है फिर? अब पिछले क्वेश्चन की तरह अल्फा बीटा निकल जाएगा कि नहीं? मीन क्या होता है? मीन क्या होता है इसका? अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आपका ये 2/3 आ गया। फिर सिमिलरली इसका वेरिएंस देख लो। वेरिएंस क्या था? बोलो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ऊपर अल्फा इनटू बीटा। और ये 1/18 है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके निकाल लो इसकी वैल्यू अल्फा और बीटा की। और उसके बाद क्या करना है तुम्हें? 0.2 से 0.5 में इंटीग्रेट करना है इसके पीडीएफ को। पीडीएफ क्या होता है? तो x की पावर अल्फा माइनस 1 माइनस x की पावर बीटा माइनस 1, 0 से 1 में इंटीग्रेट करो dx। और यहाँ 1 अपॉन फंक्शन है बीटा अल्फा कॉमा बीटा। देख लो क्या आता है। ये पीडीएफ होता है ना, तो उसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले अल्फा बीटा डिसाइड कर लो क्या है। फिर इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में तो तभी कन्वर्ट कर सकते हैं ना जब x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी जी ठीक है। देखो अल्फा 2 बीटा 1 आएगा तो सिंपली दिख रहा है। अल्फा को 2 रख दिया तो अल्फा प्लस 3 रख दिया तो बीटा 1 आ गया। वो चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो ये वैल्यू चेक करो वहां सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा 2 बीटा 1 आ गया। पुट कर दो इसमें अल्फा 2 बीटा 1। आ नहीं जाएगा प्रोबेबिलिटी। देखो अल्फा की जगह 2 रखो, बीटा की जगह 1 रखो, देखो क्या आता है। तो इजी है अब तो। तो ये गामा में चला जाएगा, गामा 2 गामा 1 गामा 3 ये था ना। अब 0 से 1 अल्फा को 2 रखोगे तो x हो गया, बीटा को 1 रखोगे खत्म हो गया x dx। तो कितना हो गया ये? गामा 3 2 फैक्टोरियल 2 टाइम x स्क्वायर बाई 2। ये तो 1 आ गया। तो 1 कैसे आ गया? नहीं कुछ गड़बड़ किया मैंने। ओ सॉरी, हमें तो इंटीग्रेट करना है 0.2 से 0.5 में। हाँ यहाँ 0.2 से 0.5 करके देखो क्या आता है। ओ मैंने 0 से 1 लिख दिया था है ना। हमें तो हमारा तो ये लिमिट है, तो ये करना है मुझे। तो अब हो गया ना। इसमें जहां जहां अल्फा है आप 2 रखो, बीटा को 1 रखो और 0.2 से 0.5 में इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है। सो ये मैं अभी 0 से 1 में कर दिया था। सो आपको 0.2 से 0.5 में करना है। 0.2 से 0.5 सपोर्ट इसका 0 से 1 होता है, लेकिन हमें तो इसमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अब इजी है, करके देखो। ये तो 2 हो गया। सो ये वैल्यू पूरा 2 हो गया, ये मिलकर पूरा 2 हो गया।
अब आप ये इंटीग्रेट करके देख लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो ये भी 2 काट दो तो आएगा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, तो 0.7 इंटू 0.3 तो 0.21, ये आएगा, बी ऑप्शन आ गया। अगर यहाँ क्वेश्चन में क्या था, अभी जो क्वेश्चन है वो थोड़े बीटा मिसिंग था, आप लोगों ने बताया तो फिर हमने किया। देखो क्वेश्चन कोई मान लो आंसर तुम गूगल पे टाइप करो वर्ड टू वर्ड ना, तुम्हें वो क्वेश्चन मिल जाएगा, कई बार सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। अगर कुछ ऐसा मिसिंग है तो ठीक है, जिन लोगों ने बीटा सजेस्ट किया तो उससे ही हो गया। नेक्स्ट बताइए। सर एक बार 45 45 में सर ये पूछना सर, ये तो एक्सपोनेंशियल विद मीन 2 बताया था y अगर -2 ln x होगा हाँ पर तो एक्सपोनेंशियल विद मीन 2। का स्क्वायर 2 होगा। अच्छा इसने ऑप्शन गलत बनाया है। यस सर। हाँ क्योंकि यूनिफॉर्म -1 से 1 है तो मॉड लेंगे आप, यूनिफॉर्म 0 से 1 हो गया, तो मॉड यूनिफॉर्म 0 से 1 -2 लॉग यूनिफॉर्म 0 से 1 का स्क्वायर 2, का स्क्वायर 2 का मीन 2 होता है, या एक्सपोनेंशियल विद मीन 2 होता है। इतना ऑप्शन गलत बनाए हैं तो इसको ऑप्शन इसका बोलना पड़ेगा गलत है ना। सो सर 56 में भी क्वेरी थी। 56 ओके, इसका भेजना सर को कि ऑप्शन गलत है इसमें। सो एक मिनट में भेज देता हूँ, ठीक है ना। सो एक मिनट, हाँ बताओ कौन सा 56? यस सर। तो मतलब ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज की एडिशन 1 नहीं आ रही है, तो इसे सॉल्व कर दें। नहीं तो गलत है कुछ, तो वो आना चाहिए, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो पीएमएफ तो होने चाहिए ना ये, तो इन सबको ऐड करके 1 तो आना चाहिए। ज्यादा आ रहा है सर। अच्छा ज्यादा आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। सो सो 11/11 तो यही हो गया। अब प्लस में 22/121। अच्छा तो गलत हो गया ना, कुछ तो मिसिंग ज्यादा लिख दिया मुझे लग रहा है। हाँ इसमें हालांकि सॉल्व तो कर लोगे ना, ये तो पता ही है कैसे निकालते हैं। एनीवे क्वेश्चन में डेटा गलत है बट तुम्हें तरीका पता है ना कैसे करते हैं, तो हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है, तो वही आपके एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो कर पाओगे, वहाँ सही होगा। तो अभी डेटा टाइपिंग से मिस्टेक हो गया है ना, इस तरह से हो गया लिखने में, तो बट ये आपको पता ही कैसे फाइंड करते हैं। डिस्क्रीट में तो हमें पता ही है कि जो ई एक्स अगर मुझे चाहिए तो जस्ट समेसन एक्स आई पी आई, ई एक्स स्क्वायर चाहिए सो समेसन एक्स आई स्क्वायर पी आई, वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए तो ये होगा, और ठीक उसके बाद ठीक है ठीक है, तुम कर लोगे सॉल्व ना, बस ये है। तो वेरिएंस निकालोगे, वेरिएंस का रूट स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, सो हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट बताओ। 85 सर। सो ये आपको कह रहा है कि 150/729 आ रहा है। अच्छा देखते हैं।
So x1, x2, x3 be the independent and identically distributed random variable with PMF this. तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू मतलब मैक्सिमम 2 है, ठीक। तो तुमने क्या यूज किया, फॉर्मूला कौन सा यूज किया? एक तो ये दोनों स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ यूज करा। पीडीएफ तो कॉन्टिन्यूअस का होता है। अच्छा कॉन्टिन्यूअस में पीडीएफ होता है, यहाँ तो पीएमएफ से ही करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम 2 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका पीडीएफ क्यों नहीं होता? डिस्क्रीट में पीएमएफ होता है। वो सॉरी ठीक है। तो और जो फॉर्मूला आपके पास ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है वो एक्चुअली फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस के लिए डिराइव किया गया है, डिस्क्रीट के लिए डिराइव नहीं है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है सर, उसी में गड़बड़ है। हाँ। तो अब आप देखो ना, सिंपल मैक्सिमम 2 है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x1, x2, x3 के बारे में क्या कह सकते हो तुम? बोलो। कंडीशन लेनी पड़ेगी। हाँ कोई बात नहीं, तुम देख लो। अब तुम क्या बोल सकते हो x1, x2, x3 के बारे में? 3 नंबर है, मैक्सिमम 2 कब आएगी? देखो x की वैल्यूज क्या हो सकती है, 1, 2 यही हो सकती है। तो बताओ ये मैक्सिमम 2 कब आएगी? अगर x1 2 हो बाकी 2 1 हो, या फिर x2 2 हो बाकी 2 1। हाँ देखो 2 1 1 हो जाए। अब ऐसे कितने केसेस बनेंगे 2 1 1 वाले? 3 केस। यस, मैंने x1 को 2 लिया है। ऐसा हो सकता है कि x2 2 हो बाकी 1 1 हो, x3 2 हो बाकी 3 केस है। तो 3 टाइम कर दो, क्योंकि IID है ना, क्योंकि ये IID है तो प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। प्लस दूसरा केस क्या हो सकता है? 1 2 1 2 1 वो तो हो गया ना। 3 यहाँ क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 3 को क्यों मल्टीप्लाई किया है कि 2 1 1 1 2 1 और 1 1 2 वो तीनों का आंसर सेम आएगा, इसलिए मैंने 3 टाइम कर दिया है। 2 2 1 ले सकते हैं। यस, अब हो जाएगा कि 2 वैल्यू 2 हो जाए और कोई एक 1 हो जाए। तो इस तरह के कितने पॉसिबिलिटीज होंगी 2 2 1 वाली? 3 ही होगी। क्या क्या होगी? 2 2 1 2 1 2 1 2 2 ये हो गई। और कोई केस है? 2 2 2 2 2 2 तो हो गया। अब क्या ये फाइंड कर सकते हो आप लोग? और ये इंडिपेंडेंट भी है, तो इंडिपेंडेंट होने से क्या फायदा होता है कि ये जो ज्वाइंट लिखा हुआ है ना, इसको आप अलग अलग कर सकते हो। और यहां तो पता ही है प्रोबेबिलिटी आपको, इसको यूज करो, करके देखो क्या आता है। अभी आगे कंटिन्यू करो, इसको अलग अलग कर दो। मतलब प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 2 इनटू प्रोबेबिलिटी x2 बराबर 1 इनटू प्रोबेबिलिटी x3 बराबर 1, फिर ये 1 वाला सेम ही आंसर आएगा, आप स्क्वायर कर सकते हो। एक बार इसको सिंपलीफाई करके बताओ कोई आंसर क्या आता है, तो फिर मैं करता हूं। मैक्सिमम क्यों लिया वैसे? हाँ भैया, तुम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पहले आपने पढ़ा है क्या टॉपिक? पढ़ा है। तो ये कितने रैंडम यहाँ वेरिएबल है? 3 है। और थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? अगर n के लिए nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है? रैंडम सैंपल साइज n का है, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है? मैक्सिमम। तो वही तो किया मैंने। x1 x2 अप टू xn। फिर ये x1 होता तो क्या मतलब होता? तो मिनिमम। ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मिनिमम होता है, ठीक। ठीक है। तो ये थर्ड ऑर्डर स्टैट्स था, सैंपल साइज 3 का था, तो ये मैक्सिमम इसका मतलब हुआ। और डिस्क्रीट में ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला हेल्प नहीं करेगा। अब आप करके देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी।
एक्सपोनेंसी आ रहा है 98/7 में। सर डिस्क्रीट के लिए ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर कंटिन्यूअस आएगा तो वैसे पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से बोलो। और जैसा अगर कंटिन्यूअस दे रखा होता तो हम पीडीएफ से सॉल्व कर सकते थे। जी जी जी, अभी जैक discrete है। तो ये पॉइंट में नहीं पूछता, किसी इंटरवल में पूछता उस तरह से। इंटरवल में। हाँ, तो आप सीधा पीडीएफ लिखो, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला होता है और उसको हालांकि वो सब पढ़ाऊंगा मैं अभी सिलेबस में होगा। तो अभी थ्योरीज का चूंकि टेस्ट हुआ था तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लोग होंगे जिनको बहुत रिकॉल नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे तो इसलिए मैं करा रहा हूँ कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये सब बाद में ही पूछ सकते हो, जब टॉपिक कर रहे होंगे तो फिर से आप पूछ सकते हो। ठीक है ना? बाकी लोग सस्ती आ रहा है। तो आगे बढ़ूं, ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। हो गया ना? यहां से निकाल निकाल के लिख लो। 1 रखो तो यहाँ k को 1 रखो, 2 चाहिए k को 2 रखो। क्लियर है भाई? हाँ सर। चलिए तो आगे करते हैं थोड़ा। सर 83। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस का है। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अब कि 5 सैम्पल सैंपल है और इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकल टू एक्सपोनेंशियल विद मीन 9, x1 मिनिमम है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो ये ऐसा नहीं हो गया a गिवन b टाइप का? क्या दिक्कत है आपको इसमें? और हालत कैसे हाँ सर कैसे फॉर्मुलेट करना वो लिख दीजिए क्वेश्चन पर। कैसे पाओ? तुमने ट्राई किया है? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो बस तुक्का तुक्का में? नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b का फॉर्मूला क्या होता है? सर, इसमें हम वो लगा देंगे क्या डायरेक्ट उसका सीडीएफ? लगा सकते हो, सीडीएफ का ही फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। लगा देंगे क्या मतलब? तुमने सॉल्व किया ही नहीं, ऐसे ही पूछ रहे हो, बस तुक्का मार रहे हो तुम लगा के देखोगे, फिर तुम्हारा आंसर आएगा, फिर तुम्हें समझ आएगा तुमने सही लगाया नहीं लगाया। तो क्या लगा के देखेंगे? तुम लगा जब तक ट्राई नहीं करो कैसे तुम्हें समझ आएगा क्या करना है? ट्राई करो, गलती करो, फिर दूसरा तरीका लगाओ, फिर देखो कोई सही है तो पहला वाला सही तरीका होगा, दूसरा तरीका सही होगा। अब ऐसे देख के थोड़ी आ जाएगा। मैं सॉल्व करके दूंगा, तुम क्या सीखोगे? एक मिनट, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? बुक में देखो फॉर्मूला क्या है ऑर्डर स्टैट्स का। देखो वो लोग जो टॉपिक से इंट्रोड्यूस्ड, अगर एग्जाम की तैयारी तुमने किया है तो तुम्हें थ्योरी लगभग आती है। नहीं देखो, बुक देख लो जो टॉप मतलब वर्ड्स पढ़े। अब यहाँ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ देख लो या सीडीएफ देख लो, तो यहाँ सीडीएफ है और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो तो यहीं से आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर पूछे कोई x1 मोर देन मान लो k है, तो क्या होता है ये? सो 1 माइनस CDF at k इस पूरे की पावर n हो गया। तो एक फॉर्मूला काफी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
ढंग से सॉल्व नहीं किया तुम लोगों ने, मतलब एक बार मैंने कहा था एक बार फिर से करके देख लो, उसमें क्या दिक्कत है। ए इंटरसेक्शन बी लगाओ, ए में क्या है, 7 से ज़्यादा होना चाहिए, 4 से भी ज़्यादा होना चाहिए। इंटरसेक्शन क्या हुआ, 7 से ज़्यादा होना चाहिए, और क्या यहाँ पे चाहिए, 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्या है, अब यहाँ से पुट कर लो। इसका क्या होता है, मीन 9 है। हालांकि तुम्हें एक और चीज बताया होगा मैंने, x1 जो है खुद भी एक्सपोनेंशियल होगा, और इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल 1 का, तो इसका मीन 9 है, तो 1/9 e⁻x/9 ये डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इसका मीन जो हो जाएगा, जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तुम, सो n तुम्हारा कितना है 5, तो 5/9x हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, डिपेंड करता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, n लैम्डा या लैम्डा अपॉन n। ठीक है, सो यहाँ मीन तुम्हारा आ जाएगा 9/5। चेक करो यहाँ क्या होगा, 9/5 या 45। तो यही से दिख जाएगा भाई तुम्हें, यही से दिख जाएगा। ये क्वांटिटी क्या होता है, ये जो क्वांटिटी है ये होता है प्रोबेबिलिटी, ये e की पावर, यहाँ पे लैम्डा क्या, मतलब लैम्डा क्या समझते हो तुम लोग, ये इन लैम्डा में लैम्डा क्या है, मीन है या रेसिप्रोकल ऑफ मीन है। मैंने सही कह रहे हो, शायद उसमें वो वाला होगा डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा e⁻⁻⁻। तुम लोग क्लियर काहे नहीं रखते हो मेरे भाई। अगर कोई बोल रहा है एक्सपोनेंशियल विथ मीन लैम्डा है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 1/λ। अगर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीरीएफ निकालो यहाँ से, जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये जो होता है ना, इसमें ये आता है e⁻⁻x/λ। अब बताओ मुझे यहाँ से, ये सीडीएफ है उसका, तो बताओ मीन बताओ मुझे, या मैं यहाँ से अगर तुम्हें पीडीएफ निकाल के बताऊं, सो पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो क्या होगा। अब बताओ मुझे ये देख के कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन कितना है इस पीडीएफ से। λ/n। तो मैंने क्या प्रूव किया यहाँ से कि तुम्हारा x एक्सपोनेंशियल है विथ मीन लैम्डा, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा एक्सपोनेंशियल होगा विथ मीन जी। जो लोग तुक्का मार रहे थे ना लैम्डा वाला, तो उनको भाई याद रखो तुम, एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो वहां पे पीडीएफ ये होता है, और ये मैं थ्योरम लिखा चुका हूँ, तुम पीछे जाकर देखो, जब मैं थ्योरम्स लिखा रहा था बहुत सारा, उसमें ये भी लिखाया होगा। सो उस केस में यहाँ पे तुम्हारा ये है, तो यहाँ पे मीन 1/λ है मेरे भाई। अगर तुम ये पीडीएफ लिख रहे हो तो मीन 1/λ है, और उस केस में तुम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिखोगे ना, तो सिमिलर वे में ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा इसकी जगह जो डिनोमिनेटर में लैम्डा है वो न्यूमरेटर में लैम्डा आएगा, तो यहाँ तुम्हारा आएगा 1 - e⁻n⁴x। ठीक है, ये सीडीएफ अलग लिख दिया मैंने, सीडीएफ इसी पैटर्न पे लिख रहा हूँ, तो सीडीएफ में निकालूंगा तो ऐसे ही आएगा। पीडीएफ अगर मैं लिखूंगा इस केस में, सो ये आ जाएगा तुम्हारे पास n लैम्डा e⁻⁻n⁴x x > 0। ठीक, और फिर एक्सपेक्टेशन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, 1/n। अब देखो, तो मीन जब 1/λ था तुम्हारा, तो उस केस में यहां मीन है 1/n λ, और यहाँ जो मीन लैम्डा है तो उस केस में तुम्हारा मीन है λ/n। तो दोनों बार n से डिवाइड ही हो रहा है मीन में। ठीक, चलो ठीक सर।
रुक जाओ कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, सो लैम्डा बाई एन हो गया, मीन हो गया लैम्डा बाई एन। तो यहाँ से जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, डायरेक्टली कर लो या यहाँ तक पहुंचेगा तो उसी का यूज कर लो। सो ये तो मैंने लिखे रखा है ऐसे ही, क्वांटिटी कितना आएगा ये फाइनली आता है, तो डिपेंड करता है क्या है ना। तो यहाँ मीन लैम्डा था, मतलब मीन 9 था। तो जब मीन तुम्हारा लैम्डा है तो उस केस में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन कितना होता है, 9/5 लैम्डा बाई एन ना मीन। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका लिखोगे तो ये 5/9, ये होगा 5/9, हालांकि मोर देन सीधा लिखो e की पावर माइनस 5/9 इंटू 7 और e की पावर माइनस 5/9 इंटू 4। देखो ये कितना आया, ये मैं लिख रहा हूं, जब मीन लैम्डा होता है तो ऐसा आता है e की पावर माइनस n बाई लैम्डा x। देखो ये मैं यूज किया हूं, ये फॉर्मूला होता है आपका जब आपका मीन लैम्डा है, जब आपका सैंपल का मीन लैम्डा है तो उस केस में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन k का ये आएगा फॉर्मूला, e की पावर में दिस। तो फाइनल कितना आया, फाइनल आंसर ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 30 लास्ट और आ गया ना कोई? अच्छा सर एक बार लास्ट पेज दिखा दीजिए जहाँ पे आपने सॉल्व किया था। ये थ्योरी यस सर। सर जी। सर उसमें वो दे रहा था कि इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकल दे रहा था, तो सर उसमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर वाली वो x ग्रेटर देन 4 कैंसिल नहीं हो सकते? क्यों कैंसिल हो जाएंगे, ये बताओ इंडिपेंडेंट कौन सा है, कौन किससे इंडिपेंडेंट है? सर 5 जो वो दे रहे थे x1 x2 x5 हाँ इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन क्या था, दिस गिवन, ये था ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, सो x1 मोर देन 7 x1 मोर देन 4 अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन 4। और तुम कह रहे हो कि इसको हम ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ये कट गया, तो ये हो गया x1 मोर देन 7, तो इसका आंसर आ गया e की पावर माइनस 5/9 इंटू 7, यही ना? तो ये कह रहे हो हाँ सर। हाँ, तुम्हारे लिए बहुत बता लिया। ऐसा ये इंडिपेंडेंट, ये हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है, इसको ऐसा क्यों कब लिखते हैं? जब एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट A इंटरसेक्शन B PA इंटू PB कब होता है? तो ये बताओ मुझे, ये क्या इससे इंडिपेंडेंट है? क्यों नहीं है? सेम वेरिएबल है। हाँ भाई, सेम रैंडम वेरिएबल x से इंडिपेंडेंट कब हो जाए, कैसे हो जाएगा? जब क्वेश्चन में था कि x1 x2 x3 x4 x5 ये रैंडम वेरिएबल है और ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, इसका मतलब हुआ मिनिमम ऑफ x1 x2 x3 x4 x5, ये मतलब हुआ। तो ये गलत है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 96 भाई अगर तुम सॉल्व नहीं कर, किसी हेल्प लेके हमने सॉल्व तो कर लो। तुम लोग जो डाउट पूछ रहे बिना सॉल्व किए, सॉल्व तो कर लो, किससे भी हेल्प लेके, थोड़ा सा खुद से ट्राई करके देखो, कहीं से हेल्प मांग लो। सर एक बार 76 देखिए। हाँ, 1 by 1 so 96
क्या कह रहा है ये था 96। यस सर। तो आउट ऑफ 2m plus 1 tickets numbers consecutively 3 tickets are drawn at random, ठीक है। सो टोटल 2m plus 1 टिकट है और 3 टिकट एक साथ ड्रॉ किया गया। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट्स फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो 2m plus 1 टिकट है, कंसेक्यूटिव है, 3 टिकट ड्रॉ किया एट रैंडम। सो लाइक 1 2 3 इस तरह से 2m plus 1 नंबर ऑफ टिकट्स है और इनमें से तुम 3 टिकट ड्रॉ कर रहे हो एक साथ। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करेगी। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब हुआ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर किस टाइप के होते हैं? डिफरेंस सेम होता है। हाँ मतलब ऐसा होगा बीच में a प्लस डी a प्लस 2d इस टाइप के नंबर होंगे। है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर कब आएंगे? कोई नंबर है a b c, ये AP में कब होंगे? b equal to a plus c by 2। हाँ 2b is equal to a plus c या b is equal to a plus c by 2। ओके सो b is equal to a plus c by 2 होना चाहिए। तो वही तुम्हें डिसाइड करना है। तो देखो इतना जब प्रॉब्लम हो रहा हो, जैसे इस तरह के जब एग्जाम में क्वेश्चन आए m वाला n वाला, तो तुम अपना पूरा दिमाग खर्च मत करो, m को कोई नंबर रख लो, है ना, थोड़ा कम दिमाग लगाओ, तो उससे काम कम टाइम में हो जाएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो m ऐसा करते हैं हम कुछ पुट कर लेते हैं। बताओ तुम्हारा फेवरेट नंबर क्या है, छोटा सा बताओ। 5। उतना ज़्यादा नहीं, 2 लो। तो कितने टिकट्स खरीदे हमने? तो m को 2 लिया मैंने, तो मैंने 5 टिकट खरीदा। मैंने खरीदा 5 टिकट। टिकट पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। अब बताओ मैंने कोई 3 ड्रॉ किए, ठीक, तो पहले बताओ 5 में से 3 ड्रॉ करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 5 टिकट में वी आर ड्रॉइंग 3 टिकट्स एट रैंडम। 5c2 5c3 दिले में क्या दिक्कत है? 3 टिकट ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो 5c3 सो 3 टिकट्स आर ड्रॉन ना। 3 क्या लिखा है? देयर टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ये ना इसलिए टाइपिंग में से हमारा जो टाइपिस्ट अभी नया है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो है ना, ये 3 होगा, देयर लिखा हुआ है। तो सर इसमें ये मेंशन होना चाहिए था क्या, विद और विदाउट? क्या सर इस क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए था क्या, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट? एट रैंडम है ना, तो एट, अरे यार 9 बजे दूसरी क्लास भी थी, अभी की लास्ट क्लास होगा ये, मतलब लास्ट क्वेश्चन होगा ये, 9 बजे दूसरी क्लास थी मेरी। सो बताओ भाई, अब 3 टिकट ड्रॉ करो इसमें से। पहले 5c3 तुम्हारा, चलो वो हो गया। 5c3 कितना होता है ऐसे? अरे यार तुम सबसे पूछना ना। ओके 5c3 मतलब 10 पॉसिबिलिटी होंगे, अगर तुम काउंट करोगे 10 पॉसिबिलिटी हो। क्या होगा? जैसे 1 2 3 1 2 4 1 2 5, फिर 1 3 4 1 3 5, ठीक है,
इस तरीके से 1 वाला खत्म हो जाएगा, तो लिखोगे तो टोटल आएगा तुम्हारे पास 10 ट्रिपलेट आएंगे। अब इस 10 ट्रिपलेट में बताओ मुझे कितने आएगा जो एपी में होगा, एपी वाला बताओ। 10 तो टोटल आ जाएगा ट्रिपलेट्स, 3 लोग एट अ टाइम, रिपीटेशन अलाउड लाइक 1 2 3 और 3 2 1 सेम ही माना जाएगा, ठीक है। तो वापस मत आना, सैंपल स्पेस में होगा 1 2 3 और 3 2 1 लिखोगे सेम ही होगा, क्योंकि 3 टिकट ड्रॉ कर रहे हैं हम, है ना, यहाँ सिलेक्शन है। सो 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 1 3 5, ठीक है, खत्म। 1 3 4 1 3 5 देन 1 4 5, सो 1 वाला काम खत्म हो गया। 2 वाला 2 3 4 2 3 5, ठीक है। हाँ अब 3 4 5 कितना हो गए, 3 3 6 हैं, टोटल सैंपल्स में 10 है ना, 10 कौन से समझ आया। सो 2 4 5 रहेगा एक, सो 2 4 5 ये 10 हो गया, 3 3 9 10, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने हैं जो एपी में होंगे, एपी वाले बताओ मुझे आउटकम कौन कौन से हैं। 1 2 3 2 3 4, यहां से भी मैं देख सकता हूं वैसे तो 3 4 5, ये 3 एपी में है ना। यस सर। अच्छा अब 1 3 5 1 3 5 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये तो ये हो गया। फिर अब आगे तुम देखो डिफरेंस सेम रहना चाहिए, और कोई होगा। हाँ ना बोलो भाई। सो हो गया 4/10, ठीक है, तो आ गया 2/5, फाइन। अब m को 2 रखो, बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर 2/5 देगा, 2/5 कौन सा आंसर देगा ऑप्शन। सो यहां तुमने रख दिया 6 और 4 4 जा 16 माइनस 1, 1 मिनट 15, 3 2 जा 3 5 जा, ठीक। सो ये हो गया खत्म। तो एग्जाम में ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है m के पीछे, है ना। m को मैंने 2 रखा, मेरे पास ये 5 नंबर टिकट्स हैं, 10 सैंपल स्पेस के मेंबर है, 10 में मैं सेलेक्ट करूंगा कि कौन कौन सा एपी में है। 1 2 3 ये था, 3 4 5 2 3 4 और 1 3 5, 4 आउटकम थे 10 में से, 2/5 आ गया। अब m को वही m में रखूंगा ऑप्शन में, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन nm वाले हो ऐसे ही करना, ठीक, ठीक है जी। ओके सर। हाँ m को 1 रखते तो और आसान हो जाता, m को 1 रखते दिस प्रोबेबिलिटी 1 ही आ जाता। तो m को 1 रखते तो देखो m को 1 रखो 3/3 1 ऐसे आया तो और आसान हो जाता। मैं m को 2 रखा हूं, थोड़ा मुश्किल बना दिया। m को मैं 1 पुट करता ना तो 3 आउटकम आते मेरे पास 1 2 3, ठीक। तो 3 में एक ही, तो 1/1, तो प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, वो इसी से 1 आएगी। और से 1 आ रही है, शायद यहां से भी आ जाएगी। हाँ तो उस केस में अगर ऐसा कभी हो जाए, 2 ऑप्शन टकरा जाए, तो क्या तरीका है, फिर नेक्स्ट m सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हम बाकी ऑप्शन को गलत दिखा रहे हैं। अच्छा एक चीज और देख लेना, समझ में क्या बोल रहा हूँ। m को मैं 1 लेता तो मेरा ये 1 दे रहा है, ठीक है आंसर, ये भी 1 दे रहा है शायद, तो उस केस में ये दोनों सही हो गया। तुम्हें अगला एग्जाम्पल लेके एक को आउट करना है, तो एग्जाम्पल इज टू डिस्कार्ड, ऑप्शन गलत करना है। तो तुम देखो ऑप्शंस गलत करो, है ना। तो इसमें जैसे मान लो 2 रख दिया मैंने, तो 2 रख पे देखो कि किस किस ऑप्शन में 2/5 नहीं आ रहा है। अगर 2 ऑप्शन ऐसा दे दिया 2/5 आंसर, तो फिर तुम्हें एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा आगे m3 के लिए, क्योंकि एग्जांपल है तो इससे ऑप्शन सब एलिमिनेट कर रहे हैं। तो यहां मैं टिक क्यों कर दिया, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं बाकी कोई ऑप्शन 2/5 आंसर नहीं दे रहा है, लेकिन तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या कोई और ऑप्शन 2/5 दे रहा है क्या, वो चेक करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। नहीं दे रहा होगा, माइनस लगा है सब में, इधर से माइनस, लेकिन चेक कर लो नहीं आएगा ना। कुछ समझ आया, ये क्लियर है सबको। यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तुम लोग रिस्पॉन्ड क्विकली करते नहीं हो। चलो ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर।